गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भाई आईएससी का इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया और काफ़ी बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया नोट्स एंड ऑल जो मैंने प्रोवाइड किए। तो आई थॉट कि इसी सीरीज में इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि भाई बच्चों ने जो भी अप्रिसिएशन दिया तो भाई उनके अप्रिसिएशन को पे ऑफ किया जाए। तो मैंने सोचा कि भाई पेपर डिस्कस कर लें। कुछ बच्चों ने तो सोचा कि सर भूल गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो जब बात करते हैं अप्रिसिएशन की तो भाई बच्चे ने पेपर देने के बाद ही मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज किया। द पेपर रियली वेंट वेल, नॉट दैट इट वाज वेरी स्मूथ बिकॉज ऑफ योर रिसोर्सेज, नथिंग केम आउट ऑफ योर नोट्स। लॉन्ग आंसर्स में किंग डिड डिमांड कर्व की हम बात करेंगे ओलिगोपोली में अभी जब डिस्कशन करेंगे, और वेरियस शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम द डिस्कशन दैट वी डिड येस्टरडे। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, जो एक दो दिन पहले डिस्कस किया था वही एग्जाम में आ गया। मैनी एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक से आए थे। तो ऐसे ही एक और स्टूडेंट है, उसने बोला, Sir, thank you for doing much hard work for us. Paper was not very easy, but your hours of preparation made it easy for me. तो चलिए बच्चों, इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। आगे भी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी डिस्कशन हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो आप सबके सामने आ रहा है बच्चों सेक्शन ए 16 मार्क्स का, फिर ऐसे बी और सी चेक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को थोड़ा स्पीडी करने के लिए मैंने सॉल्यूशंस पहले से ही तैयार कर लिए हैं, और इसके बावजूद भी अगर कोई किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के अपने क्वेश्चंस की क्वेरी पूछ सकता है, कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए हो। तो यहाँ पे पॉइंट जी है और क्वेश्चन कह रहा है कि सीडी तो बजट लाइन है, पॉइंट जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी एंटायर इनकम को खर्च नहीं कर रहे हैं। योर इनकम इज स्पेंट लेस देन व्हाट यू सो कॉल्ड अर्न, मतलब जितना पैसा आप कमाते हैं उससे कम आप इन गुड्स पे खर्च कर रहे हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम भी इसको बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई अभिनव को 11 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली 4 मैंगोज में और 9 यूटिल्स मिली 6 मैंगो में। तो बच्चों जिस इस तरह से जब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे तो ही ये आ पाएगा। कुछ बच्चों ने सोचा कि डिफरेंस निकाल लिया जाए और डिफरेंस हमको आंसर दे देगा, दैट इज 11 और 9 का डिफरेंस 2, बट 2 तो कहीं आंसर ही नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। तो चेंज इन टी यू इज -2 और क्वांटिटी में चेंज है 2 का, तो आंसर इज -1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड एमसीक्यू सेक्शन ए में, विच सेज कि भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। शॉर्ट रन पे अप्लाई होता है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर जो है वो इक्वली एफिशिएंट है, टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, मतलब कि ऐसे कैपिटल। तो ऑल फैक्टर इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, ये एक्चुअली अप्लाई होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में, जिसे आप लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आईएससी काउंसिल को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई स्टूडेंट्स को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ सिलेबस में मैंडेटरी करें लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने के लिए भी। मेनी टाइम स्टूडेंट सेज कि भाई ऑप्शनल रीडिंग है, एग्जाम में नहीं आएगा। तो बच्चे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहाँ पे अप्लाई होता है उसको फॉलो कर लेते हैं, कहाँ नहीं अप्लाई होता इसके लिए जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक याद नहीं रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि 50% कॉम्पोजिशन इस क्वेश्चन का सिलेबस को दूर से टच करते हुए निकल गया। डायग्राम रेफर करेंगे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों जगह हो रहा है। बट हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम जहां पे नीचे से कट करता है। तो E1 तो कोई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बनता। डी इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यह लिखा है E2 इज इक्विलिब्रियम, मैं मानता हूं ये इक्विलिब्रियम है, बट मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट के आगे कम नहीं है, रेवेन्यू से ज्यादा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनी सप्लाई से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट, इसके लिए तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि भाई M1 में ऐड करिए कुछ तो M2 आएगा, और उसी M1 में कुछ ऐड करिए तो M3 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि M1 प्लस M2 इज M3, तो इसलिए बच्चे गलती भी करते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो वेरी लॉन्ग टर्म है, कहीं पे भी नहीं आता ये। M1 में टाइम डिपॉजिट बिल्कुल नहीं होता, कैश एंड करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक होता है, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद आरबीआई होते हैं। M3 में M2 कभी आएगा ही नहीं, आप मेरे रेगुलर लेक्चर्स को इन नोट से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर इज बी बेसिकली। देयर आफ्टर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। टोटल रिसिप्ट्स बोले गए हैं 1045 करोड़ के और पेमेंट्स हैं 1526 करोड़। यहीं से नजर आ रहा है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पहला आंसर है इंडियन टूरिस्ट बाइंग सोवेनियर्स, और पैसा जाएगा और नेगेटिविटी बढ़ेगी। इंडियन स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज, और पैसा जाएगा और नेगेटिविटी बढ़ेगी। वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर इज फॉलिंग फास्ट, यूएस डॉलर जब गिरेगा तो और हमारी नेगेटिविटी गिरेगी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट गिरेगा, सॉरी। तो अल्टीमेटली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इंडिया में शेयर्स खरीदेंगे, पैसा लगाएंगे, तो पैसा यहाँ पे आएगा।
आपका बीओपी पॉजिटिव हो जाएगा। डिग्रेसिव टैक्सेशन, आपकी जिस हिसाब से इनकम बढ़ती है टैक्स डज नॉट इंक्रीज एट दैट रेट, रादर वो कम रेट पे इंक्रीज होता है। तो इनकम 10,000 से 20,000 डबल हो गई, टैक्स रेट डजंट डबल। उसके बाद इनकम अगर आप देखें कि 10 से 30 हो गई तो टैक्स रेट 3 गुना नहीं हुआ। तो ए इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन। देयर आफ्टर असर्शन रीजनिंग, प्राइस अगर बर्गर का बढ़ गया बर्गर ब्लिस पे, इससे दूसरे बर्गर ब्रांड की डिमांड बढ़ती है, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार्स की डिमांड गिर जाएगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन है। तो ये दोनों ही ट्रू है अपनी जगह, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स को समझा रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री को समझा रहा है, बट ये इसका रीजन नहीं है। तो आंसर इज बी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, कमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर मनी, ज्यादा पैसा होता है आरबीआई के पास जमा करते हैं, आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देता है जिसे हम रिवर्स रेपो बोलते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, और मतलब असर्शन एंड रीजन ऑप्शन ए है। ए और बी मेरे बोलने का मतलब था असर्शन और रीजन, एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। अगेन बच्चों, यहाँ पे दो कार्स हैं, इसकी प्राइस बढ़ने पे इसकी डिमांड तो गिर गई, वेरी गुड, प्राइस इफेक्ट। वेयर एज इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सस्ती कार है होंडा सिटी, और ये सफारी लग रही है थोड़ी महंगी वाली। चलिए, व्हाट इट, तो दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स चिल्ड्रन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड इज ड्यू टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारी सारी की सारी कॉस्ट बच्चों वेरिएबल हो जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। तो स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट गिरती है, विच इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बाद में आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, विच इज इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसीलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आपका यू शेप बनता है। अगर आपने ये लिखा है तो ठीक है, बट अगर आप एक और आंसर लिख देते तो आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिल जाते। जब भी हमारा यू शेप्ड आता है, व्हाट इज कॉल्ड एज बच्चों लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, तीन पार्ट्स भी बोल सकते हैं। यहां पे आपको नजर आएगा स्टार्टिंग में इकोनॉमीज, और यहां पे नजर आएंगी डिस इकोनॉमीज। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। अमित विड्रू 50,000 फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, 30,000 रुपए की जेरोक्स मशीन खरीदी, तो यही 30,000 एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा बच्चों, और बाकी का 20,000 रुपए अपना ही पैसा अपने बिजनेस में लगाया, कहीं बाहर गया नहीं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है, 20,000 इम्प्लिसिट हो जाएगा। अगर वेजेस फिक्स कर दी जाए मिनिमम वेज एक्ट के तहत, तो भाई हम अगर मान लीजिए अभी तक लेबर को 250 रुपीज पर डे देते थे, बट मान लीजिए मिनिमम वेजेस एक्ट बोलता है कि 450 रुपए आपको देने हैं, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। कॉस्टिंग बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब आप ज्यादा वेजेस पे करेंगे, एक्सपेंस ऑन आउटपुट बढ़ेगा। सागरिका को गाड़ी खरीदनी है 10 लाख की, 3 लाख रुपीज शी हैज, बाकी बैंक से बोरो करेंगे। कुछ बच्चों ने आंसर लिख दिया था रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, वो तब होता जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलता फिक्स कर दीजिए मैक्सिमम अमाउंट कि भाई 8 लाख से ऊपर की गाड़ी का लोन हम देंगे ही नहीं। तो ये आंसर अगर आपने लिखा है तो बच्चों गलत है। आंसर इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, व्हाट परसेंटेज द पर्सन हु इज गोइंग टू बोरो विल कंट्रीब्यूट एज अ पार्ट ऑफ देयर बाइंग। तो सागरिका को मैक्सिमम लोन मिलने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट यहां पे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है। Why does foreign supply of foreign exchange increases with the increase in foreign exchange rate? सिंपल सी बात है, आज अगर हम बोलें कि $1 कन्वर्ट हो रहा है 78 रुपीज में, एंड कुछ दिन बाद यही डॉलर कन्वर्ट हो गया 82 में, तो जब इसका एक्सचेंज रेट 82 हो जाएगा तो ज्यादा लोग यूएस से इंडिया आएंगे। यहां पे अगर मेरे मौसा जी यूएस से इंडिया आए $1 लाख लेकर, तो वो 78 लाख रुपीज होगा, वेर एज यहां पे 82 lakhs हो जाएगा। तो मोर कन्वर्टेबिलिटी लीड्स टू हायर परचेजिंग पावर चिल्ड्रन। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, या लिख के आए होंगे, ऑफ आईएनआर विद रिलेशन टू डॉलर। प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल फॉर्मूला है, इट इज द एक्सेस ऑफ फिजिकल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए था आपको, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट। तो आई होप सो सबको ये समझ में आ गया होगा। आपने कुछ डिफरेंट आंसर लिखा है, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा। इब्राहिम अ मैकेनिक वर्क्स एंड अर्न्स 5,000 पर मंथ, इनकम बढ़ाने के लिए माँ बाप भी काम करने लग गए, फैमिली इनकम तो बढ़ गई, बट उसके बाद इब्राहिम ने कहा अब आपको काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेम ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ जस्ट अ डे बिफोर एग्जाम्स, और कोइंसिडेंस था जो ये एग्जाम में पूछ लिया गया।
तो सबसे पहले आप इसको बोल सकते हैं भाई नंबर ऑफ आवर्स ON थे एंड वर्क वाज OW। कुछ टाइम में आपकी पोजीशन और बढ़ जाती है, वेजेस आपकी ज्यादा हो जाती हैं, बट प्रैक्टिकली वर्किंग आवर्स आपके कम हो जाते हैं। उसके बाद आपके वर्किंग आवर्स और कम हो जाते हैं और आप सिर्फ पेंशन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व आ जाएगा। गिव रीजंस टू सपोर्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना होगा आपने? इन द अबव फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स वेजेस। when the wage rate is OW, the number of working hours is ON, तो likewise you have to explain। पोटेटो चिप्स का प्राइस 40 रुपए से 20 रुपए हो गया एंड डिमांड गोज डाउन। शेड्यूल बना सकते हैं आप, प्राइस इलास्टिसिटी -0.5 थी। फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, -0.5 इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी, ऑलरेडी क्वेश्चन बता रहा है तो सीधे -20। प्राइस 40 से 20 हो गई तो +20। ओरिजिनल प्राइस इज 40, अननोन वैल्यू को x मान लिया, आंसर आपका 80 यूनिट्स आ जाएगा। फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए था आपको। शेड्यूल से आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ये मार्केट कौन सा है, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसलिए यहां पे आप मोनोपोलिस्टिक लिखेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मोनोपोली लिख के आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे? मोनोपोली में मार्क्स इसलिए शायद कट जाएं क्योंकि मोनोपोली का जो शेड्यूल बुक्स में भी दिया और जो काउंसिल रेफर करेगा वहां पे आपको MR नेगेटिव भी दिखाना है, whereas मोनोपोलिस्टिक में आपका MR नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए शायद मार्क्स ना मिले। तो मोनोपोलिस्टिक जो बच्चे लिख के आए हैं, समझा के आए हैं, दे विल गेट मार्क्स। मोनोपोली में डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन था ये। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस एंड प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। 2 नंबर में जान निकाली बच्चे की, बट कोई बात नहीं, एक आंसर तो आप लिख के आए होंगे। DD इज द डिमांड स्लोप एंड SS इज द सप्लाई स्लोप। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिसाइडेड। अब आपसे डिक्रीज की बात की जा रही है, तो डिमांड में अगर आपने शो किया कि भाई डिक्रीज कम है और सप्लाई में अगर आपने शो किया कि डिक्रीज बहुत ज्यादा है, S1 S1 एंड दिस इज D1 D1, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि पहले डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में थे, ये प्राइस था, डिमांड 100 से 90 हो गई और ये 60 हो गई, तो मार्केट हैज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज। और शॉर्टेज के केस में बच्चों what will happen to price? The question is price will increase. Why is fixed cost a short run phenomena? Because long run में सारी की सारी cost variable हो जाती है, there is no fixed cost। और अगर आपको fixed cost का ग्राफ आता था तो आपने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो मार्क्स कटेंगे भैया। तो it is parallel to x axis। हाउ डू टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट बिहेव अंडर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स? चलिए अच्छी बात है। तो यहां पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एवरेज प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। वन रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ, तो आप बोल सकते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिविजिबल है। मोर एफिशिएंसी और वेरिएबल फैक्टर आप लिख के आ सकते हैं, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और अगर आपने थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हुए इंक्रीजिंग रिटर्न्स इस तरह से दिखा दिया, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, 5 यूनिट तक का। पहला आउटपुट 100, वही बुक का एग्जाम्पल, रैंक्स 220 360 520 एंड 650। Here average is 100, marginal is same, average 110, this is 120, average 120, this is 140 and so on बच्चों। तो इस तरह से आपने अगर लिखा होगा तो डेफिनेटली यू विल फेच गुड मार्क्स। लक्ष्मण इज अ लीडिंग परफ्यूम प्रोड्यूसर। बच्चे कहेंगे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था सर। अमंग मेनी अदर फर्म्स, बस यहां से देखने में मोनोपोलिस्टिक आ गया दिमाग में, बट यहां लिखा है कि रिसेंटली इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्रेग्रेंस, तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये न्यू फ्रेग्रेंस किसी और के पास नहीं है। एंड ऑफर्ड गिफ्ट वाउचर्स, सेलिंग एनवायरनमेंट भी डिफरेंट कर दिया इसने, ऐसा किसी के पास नहीं है, तो मोनोपोली ज्यादा मैच कर रहा है। एक्सप्लेन द फीचर एम्प्लॉयड,
इंप्लाइड इन दिस सिचुएशन, अगर आप लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स लिख के आ गए अपनी प्राइस में, फर्म प्रोडक्ट का प्राइस मेकर है, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, या देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। नो क्लोज सब्सटीट्यूट अगर लिख के आएंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। डिफरेंशिएटेड में एग्जामिनर को तरस आ जाएगा, शायद आपको आधा या एक नंबर दे दे, क्योंकि जो बच्चे मोनोपोलिस्टिक लिख चुके हैं वो तो इसी को लिख देंगे। टोटली डिफरेंशिएटेड भी लिखा तो मार्क्स मिल जाएगा। नो क्लोज सब्सटीट्यूट इज बेस्ट, क्योंकि यहां पे लिखा है न्यू फ्रेग्रेंस, मतलब ऐसी फ्रेग्रेंस कॉमन टू ऑल नहीं है, और गिफ्ट वाउचर, ये दो चीज अलग हो गई। Briefly discuss the situation when perfectly competitive market continues to produce even after short run। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा आंसर है, ये आईसी ने 2 नंबर में थोड़ा ज्यादा पूछ लिया। मान लीजिए टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, जहां पे आप बोले कि भाई आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 3 रुपए है, वेरिएबल 7 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट हो गई 10 रुपए। अगर आपका रेवेन्यू 12 रुपए है तो 2 रुपए का प्रॉफिट, रेवेन्यू 10 रुपए का है तब भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अगर रेवेन्यू 9 रुपए का है, 8 रुपए का है, 7 रुपए का है, तो यहां पे आपको लॉस हो रहा है 1 रुपए का, यहां पे 2 रुपए का, और यहां पे 3 रुपए का। ये तीनों सिचुएशंस बच्चों जो मैंने बॉक्स में लिखी हैं ये लॉस की हैं, तो आप इसी शेड्यूल से एग्जाम में समझाएंगे। दो इट इज अ लॉस, but if we continue to produce, we suffer a loss of 1 rupee, and if the firm shuts down production, still it has to face a loss of 3. If firm continues to produce the third, first, second, third, fourth unit of output, it suffers a loss of 2 rupee, whereas in case of shutting down, it suffers a loss of 3. 1, 2, 3, 4, 5. On fifth unit of production, firm suffers a loss of 3, and while closing, also it suffers a loss of 3. Hence, firm will continue to produce even if it suffers loss, which is, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और लेस देन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बट अगर आपको 6 रुपए में कमोडिटी की सेल बाजार में मिल रही है और 10 रुपए इसकी कॉस्ट है, तो यहां पे आप शट डाउन कर देंगे। तो ये आंसर आपको लिखना चाहिए था। विलेजर्स मधुमक्खी पालन का, बी कीपिंग का काम करते हैं, सिर्फ एक्स को ही बेचेंगे, एक्स इज द ओनली बायर, इसे बोलते हैं बच्चों मोनोप्सनी। बायर्स मार्केट, यस, बिकॉज बायर इज अ सिंगल बायर, एंड हेयर चिल्ड्रन, बायर इज अ प्राइस मेकर। ये शब्द लिखे हैं तो कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा। मोनोपोलिस्टिक इज अ ब्लेंड ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोली, तो आप लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और दूसरा ऑप्शन आप लिखेंगे मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में लिखा है ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो भाई परफेक्ट और में आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ ब्लेंड ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड मोनोपोली। तो भाई यहां पे आपको आंसर में जो की पॉइंट लिखना है जिसपे मार्क्स मिलेंगे, इट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स परफेक्टली कॉम्पिटेटिव में भी है और मोनोपोली में भी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो इसलिए ये जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है दोनों कॉमन है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। अब आगे कुछ नहीं लिखना है, आगे लिखेंगे तो आप खुद फंस जाएंगे। प्रोडक्ट इज देयर इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल्सो एंड मोनोपोली ऑल्सो। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो होता है वो मोनोपोलिस्टिक में होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट सेम है, मोनोपोली में नो क्लोज सब्सटीट्यूट है। तो सिर्फ प्रोडक्ट शब्द आपको लिखना है, थोड़ी सी भाषा के साथ खेलना था आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 1,000 रुपए इसने बैंक में जमा किए अदिति ने, और बैंक ने 4,000 तक का क्रेडिट क्रिएट किया। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द प्रोसेस, 1 नंबर इसमें मिलेगा। फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा आपको, इनिशियल डिपॉजिट अपॉन रिजर्व रेशियो। एक्सप्लेन द प्रोसेस, जो प्रोसेस मैंने आपको ड्यूरिंग द ईयर पढ़ाया था क्रेडिट क्रिएशन का, कि भाई 20% अगर आपका सीआरआर है, 1,000 डिपॉजिट किया, बैंक 200 रोक के लेंडिंग 800 की करेगा, फिर 800 रुपये आया, 160 रोक के 640, एंड 640 फिर आया, 128 रोक के 512। बस 3 साइकिल आप दिखा देंगे, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। 14 पैसे फेल ऑफ हो गई करेंसी, मतलब पहले $1 के लिए 84 रुपये 5 पैसे देने पड़ते थे, अब $1 के लिए आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। इसको उल्टा पढ़िएगा तब क्वेश्चन समझ में आएगा। इंडिया में कल तक 84 रुपये 5 पैसे मिलते थे एक अमेरिकन को जब वो डॉलर लेके आता था, अब उसको सिर्फ 83.91 मिल रहा है, मतलब अमेरिकन की परचेजिंग पावर कम हो गई है, वो पैसा लेके भाग गए यहां से। सबको ये बात समझ में आ गई होगी, फिर से बोल देता हूं एक बार।
कल तक कोई अमेरिकन अगर $1 इंडिया लेके आता था तो उसको 84.05 मिलता था, आज उसे 83.91 मिलेगा। तो अब अमेरिकन को कम पैसे मिल रहे हैं। इन दैट केस अमेरिकन अपना पैसा लेकर भाग गए। तो भाई वी हैव टू रिफ्यूट। समझ में आ गई? तो यहां पे सरप्लस नहीं होगा, रादर डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा यहां से निकलेगा। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगा, यस। इनफ्लो होगा, क्रेडिट आइटम है, रिसिप्ट होगा, बीओपी हमारा सरप्लस में चला जाएगा। इंडियाज रिटेल इन्वेस्टमेंट वॉज 3.54, दो इट इज फॉलिंग येट इट कंटिन्यूज टू पर्सिस्ट। गिर रहा है, कम हो रहा है इन्फ्लेशन, बट उतना तेजी से कम नहीं हो रहा। बीओपी को कैसे इफेक्ट करेगा? भाई जब हमारे देश में महंगाई ज्यादा होगी तो हमसे खरीदने वाला हर बायर महंगाई खरीदेगा, तो बायर बेवकूफ नहीं है, चाइना भाग जाएगा वो, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, बीओपी नेगेटिव में, दैट इज डेफिसिट में चला जाएगा। टाटा मोटर्स ने आइकॉनिक ब्रिटिश लग्जरी कार खरीद ली है, तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट में आएगा एज एन आउटफ्लो डेबिट आइटम। अगर आपने आउटफ्लो लिखा है बट ये नहीं लिखा रीजन, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैपिटल अकाउंट में क्यों आएगा भाई? बिकॉज हमारी असेट इंक्रीज हो रही है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8 पे। गवर्नमेंट बजट क्लासिफाई करना है आपको, जो भी नजर आ रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल हेल्प मिली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से फ्लड अफेक्टेड एरिया के विक्टिम्स के लिए। ना कोई एसेट गिर रही है, ना कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एलआईसी, बीएसएनएल के शेयर्स भारत सरकार बेच रही है किसी को भी, एसेट गिर रहा है तो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। बजट में 19% पैसा आ रहा है कमाई का इनकम टैक्स से, 18% जीएसटी से, बाकी बोरोइंग से। दो तरह के टैक्सेस को क्लासिफाई करना है, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट। अगर किसी ने इनकम टैक्स और जीएसटी लिखा है तो मार्क्स कट जाएगा। पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखना है। इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एंड जीएसटी इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट। डिफरेंस क्या है भाई? इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन सेम पर्सन, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। इज दैट क्लियर? एक चीज और लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट, है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट। एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ओनली 4 to 5% पीपल इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली पे इनकम टैक्स। डेटा एक्चुअली समाचार के आसपास का है। आईटीआर ज्यादा लोग भरते हैं बट टैक्स कम देते हैं। मोस्टली एवरी पर्सन पेज इनडायरेक्ट टैक्स। आटे की बोरी से लेकर हवाई जहाज के फ्यूल तक सब पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। देन गृह लक्ष्मी स्कीम, उज्ज्वला योजना, सबको मिल रहा है तो नेशनल इनकम में जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इससे कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं है। हाँ, सिलेंडर से कचौड़ी तल के, अगर गैस पे कचौड़ी तल के बेच रहे और उससे पैसा आ रहा है तो वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में होगा। वैसे जरूरी नहीं था पार्ट ऑफ द आंसर, आपको बस इतना लिखना है, विल दिस रिसिप्ट बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? आंसर इज नो। व्हाई? नो corresponding production of goods and services takes place, as it is a complementary service by the government. क्लोज्ड इकोनॉमी में ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस नेशनल सेम होता है, यस, क्योंकि कोई भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता, या जीरो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। मनी रिसीव बाय इंडियन क्रिकेटर मैन ऑफ द मैच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम। इट्स ट्रू चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो पैसा आया इससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, बट गिव रीजन है, इफ इट इज स्पेंट ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। एमएस धोनी साहब 50 करोड़ जीत के लाए आईपीएल से और एक लग्जरी कार खरीद ली उन्होंने मेरे लिए या आपके लिए, तो वो एनआई में जुड़ेगा। यहां पे सिर्फ रिसिप्ट की बात की जा रही है, इसलिए ये एनआई में नहीं इंक्लूड होगा। आते हैं अपने आखिरी के सेक्शन C32 मार्क्स में। प्राइस ऑफ चॉकलेट्स वैलेंटाइंस डे पे, अमेरिकन रक्षाबंधन बोलता हूं मैं इसको, बढ़ गई। तो प्राइस बढ़ा है बट क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, अचानक से तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, तो इट इज परफेक्टली इनलास्टिक। डायग्राम कैसे बनेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस बच्चों। रॉबर्ट कंज्यूम्स टू कमोडिटीज, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, टाइम कंज्यूमिंग लगा देखने में, बट बाद में देख के लगा कि भाई आईएससी ने 2 नंबर में थोड़ा सा ज्यादा पूछ लिया, इतना नहीं पूछना चाहिए। बट जब मैंने ध्यान दिया कि भाई ये 4 मार्क्स का पार्ट है तो ठीक है, पूछना चाहिए था। 2 कमोडिटीज हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम है ये पहले ही दिमाग में आती है हर बच्चे के। यूटिलिटी derived by consuming a rupee, by spending, sorry, a rupee on commodity X should be equal to the utility derived by spending a rupee on commodity Y। अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, लिखेंगे आप MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ऐसा 4 जगह हुआ बच्चों। कब हुआ ऐसा?
मैंने इन सब MUX को पहले तो डिवाइड कर दिया PX से। तो MUX अपॉन PX 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए। MUY अपॉन PY इज 1 रुपी। 10, 9, 8, 7, 6, 5 आएगा। फिर मैंने देखा कहाँ कहाँ पे सेम है। तो भाई यहाँ 8 और 8 सेम है, 7 और 7 सेम है, 6 और 6 सेम है, 5 और 5 सेम है। मतलब 1 यूनिट एक्स का और 3 वाई का, 2 यूनिट एक्स के, 4 वाई के, 3 यूनिट एक्स के, 5 वाई के, 4 यूनिट एक्स के और 6 वाई के। ये सब पे आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट कंज्यूमर्स इनकम हैज टू बी एलोकेटेड इन फुल ऑन द परचेज ऑफ 2 कमोडिटीज। ये कहां पे हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स ऑफ एक्स, 2 रुपए के हिसाब से 6 की, 5 यूनिट ऑफ एक्स वाई, 1 रुपए के हिसाब से 5 रुपए की, 11 रुपए। तो कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही बायज 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। बड़ा ही अप्लाइड पेपर था, मजा आ गया ऐसा पेपर देखकर। हाँ, स्टूडेंट्स जो साल भर नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं 1-2 महीने में लास्ट के पढ़ लेंगे, अब हवाएं बदल रही हैं, तेज चलना सीख लें बच्चे। Investment multiplier. What is investment multiplier? It refers to the change in income that occurs with the change in due to the change in investment. Computed as K equals to delta Y upon delta I, K equals to 1 upon 1 minus MPC, और K equals to 1 upon MPS आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ इट इज रिलेटेड विद MPC। तो आप कुछ एग्जाम्पल ले लीजिएगा जहां पे आप मान लीजिए MPS की वैल्यूज रख लें। फॉर एग्जाम्पल MPS की वैल्यू 0.5 रख लीजिए, एक बार रख लीजिए 0.4, और एक बार रख लीजिए 0.1, और कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। 1/0.5, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं हर जगह। 1 माइनस MPC, 1 - 0.5 इज 0.5। फिर आप लिख सकते हैं 1/0.6, और फिर लिख सकते हैं 1/0.9। तो सबसे पहले जब आपने फॉर्मूला लिखा इट इज 1/0.5, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो 2 टाइम्स आएगा। 1/0.6 में आंसर आएगा 1.67 टाइम्स, और 1/0.9 में आंसर आएगा 1.11 टाइम्स। तो आप देख रहे होंगे MPS की वैल्यू जितनी छोटी, MPC की वैल्यू जितनी बड़ी। गॉट इट क्लियर? हमारा सो कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आई रिपीट बच्चों, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चलिए बच्चों, इसमें एक करेक्शन है, मैंने वैल्यूज को मिस इंटरप्रेट कर दिया। दीज आर MPS वैल्यूज, तो ये 0.4 होगा, डियोपोलॉजीज, एंड दिस इज 0.1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/0.4, 2.5 टाइम्स, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.1 में 10 टाइम्स। तो आपको ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। बहुत ही धमाकेदार मजेदार क्वेश्चन था। काफी बच्चे यहाँ गलती कर बैठे। अब बच्चे तो बच्चे हैं भाई, ध्यान नहीं दिया। आईसी ने एक गलती की मेरे ओपिनियन में, यहाँ AD की जगह AD0 लिख देते अगर, तो AD1 सबको नजर आ जाता। तो AD इज ओल्ड डिमांड, AD1 इज न्यू डिमांड। तो डिमांड है GYF, एंड इनकम है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, जो इनकम है बच्चों जिसे आप AS भी बोल रहे हैं, ये ओब्लिक मतलब डिवीजन नहीं है और है, इट इज EYF, एंड डिमांड इज GYF। तो लोगों के पास पैसे तो ज्यादा हैं, बट वो खरीदना नहीं चाह रहे उतना ज्यादा, तो इट इज डिफ्लेशनरी गैप। दो फिजिकल मेजर्स क्या हो सकते हैं भाई? दो फिजिकल मेजर्स ये हो सकते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स रेट रिड्यूस कर दे और अपना जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दे। टू मॉनेटरी मेजर्स, बैंक रेट अगर कम कर दे तो ज्यादा लोग बोरो करेंगे, और मॉनेटरी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को भी कम कर दीजिए तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे अपना। डिफ्लेशनरी गैप विल बी कंट्रोल्ड। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम तो बड़ी आसान है, NI के नोट्स रेफर कर लीजिएगा, ये किसी बच्चे ने गलत नहीं लिखा होगा, ये सबका सही होगा। NDP एट फैक्टर कॉस्ट का आंसर 435, NNP एट फैक्टर कॉस्ट 420। कैसे कैलकुलेट होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन था। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 2000, रॉ मटेरियल माइनस कर दिया, GDP एट मार्केट प्राइस इज 600, 85 इज डेप्रीसिएशन, 515 इज NDP एट मार्केट प्राइस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहां से 80 आ जाएगा, 435 आ जाएगा आपका NDP एट फैक्टर कॉस्ट।
फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गया 30, आया 15, तो नेट 15 गया 420 बच्चों। ओके, देयर आफ्टर कितने नंबर का क्वेश्चन था? 4 मार्क्स का इजी क्वेश्चन था। डिस्कस 2 रीजन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगेन, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज भी चाहिए आपको पेपर करने के लिए आज के जमाने में। जीडीपी ट्रू इंडिकेटर क्यों नहीं है भाई? पहला रीजन तो ये हो सकता है, डज नॉट कंसिडर environmental factors। I repeat children, does not consider environmental factors, इसलिए जीडीपी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर। सेकेंड, डज नॉट कंसिडर पॉपुलेशन ग्रोथ। आप ऐसी बहुत चीजें लिख सकते हैं। डज नॉट कंसिडर द स्किल एंड टैलेंट पोजेस्ड, मतलब ह्यूमन कैपिटल की कोई भी इसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, इसलिए जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है, वेलफेयर का नहीं है। वेलफेयर इज जस्ट लाइक हैप्पीनेस, पॉवर्टी लेवल कम हुआ, लाइकवाइज। जीडीपी नेशनल इनकम, ये लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन सीबीएसई 2024 के पेपर में बच्चों पूछा गया था 2024 में। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 2500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 700। यहां पे NFCF लिखा है, प्लस कर देंगे इसको, और उसके बाद आ जाएगा NDCF। हमें चाहिए GDCF, तो डेप्रीसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमें यहां पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि 120 था। तो ये आ गया 780, 30 माइनस में है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, सॉरी ये प्लस में है, प्लस कर दिया। आंसर तो यहीं पे आ गया आपका, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बट देयर इज समथिंग मोर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे 120, तो आएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस 3890। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा 3390। प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट वो क्योंकि यहां माइनस में है तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा। 3360 इज योर नेशनल इनकम। एनआई बहुत आसान पूछा था ऐसी ने। चलिए, स्मॉल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का क्वेश्चन। काफी बच्चे यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक लिख के चले आए, क्योंकि उन्होंने इसको देख लिया रिलेटिवली होमोजीनियस। रिलेटिवली होमोजीनियस से तो मोनोपोलिस्टिक है, बट यहाँ पे एक टेक्स्ट और लिखा था, स्मॉल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, फ्यू फर्म्स, तो आंसर है ओलिगोपोली। नेम एनी टू इंडस्ट्रीज विच कम अंडर द सेम मार्केट फॉर्म, ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड लग्जरी कार्स। आप ब्रांडेड डायमंड्स भी लिख सकते हैं, उसके भी फ्यू सेलर्स हैं। Any two important features of the market form referred in the passage। तो भाई दो इंपॉर्टेंट फीचर्स आप ये लिख सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसीज एंड देयर आर फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स। ब्रीफली डिस्कस द डिमांड कर्व। इसके लिए मैं फिर से स्टूडेंट्स की बातों पे आना चाहूंगा। जब मैंने डिस्कस किया बच्चों के साथ, तो यहां पे देखिए, स्टूडेंट सिंपली सेड even two long answers king the curve came from the last review discussion। तो इससे बात सच्ची साबित हो जाती है, जो पढ़ाते हैं वही आईसी वाले पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे स्वीजीज डिमांड कर्व आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? अगर आपने डिमांड कर्व नहीं बनाया, काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर ये बुक में भी नहीं है, तो मैंने कहा भाई पढ़ के जाओ, क्योंकि पेपर बनाने वाले पुराने लोग होते हैं, सब नई बातें नहीं पढ़ते। ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और फिर ऐसे बनेगा। दिस इज द शेप ऑफ किंग डिमांड कर्व। इसका मतलब होता है, व्हेन यू क्राई पीपल विल लाफ, व्हेन यू विल लाफ दे विल अगेन लाफ। एक किंग यहां पे है, एक किंग यहां पे है। इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी यही है, अगर ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू में से ऑडी अपना दाम बढ़ाता है, दे वोंट टेक एनी एक्शन, बट अगर ऑडी दाम गिराता है तो ये भी अपना दाम गिरा देंगे। आई होप सो ये बातें सबको समझ में आ रही होंगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आगे के पेपर्स भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्टली एंड इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस या डिफरेंशिएटेड लिख सकते हैं। नेचर ऑफ डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक, शेप इज ड्रॉन है डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको ऐसे बनाना था। तो बच्चों, इसी के साथ इस पेपर का डिस्कशन होता है पूरा समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स को पास ऑन कर दीजिएगा, सो दैट दे शुड ऑल्सो गेट द बेनिफिट। कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई इस पे कमेंट देना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।